राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण विषय पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल का भारत के साथ पुनर्एकीकरण। भारतीय पुनर्एकीकरण संगठन कुछ समय से एक साहसिक विचार को बढ़ावा दे रहा है। भौगोलिक रूप से एक साथ आने वाले भारतीय उपमहाद्वीप का एक राष्ट्र बन जाना। भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, संभवतः नेपाल और श्रीलंका का पुनर्एकीकरण एक सार्थक इच्छा है। एक ऐसा लक्ष्य जो सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। इससे विभाजन का दुख मिटेगा, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी, परिवार फिर से मिलेंगे और समान संस्कृति वाले लोग एक साथ आ सकेंगे। पुनर्एकीकरण भारत के स्वहित में है। हर महाशक्ति तभी फलती फूलती है जब उसका पड़ोस सुरक्षित हो। भारतीय उपमहाद्वीप के पुनर्एकीकरण से दुनिया एक ऐसे जिम्मेदारहीन इस्लामवादी राज्य से छुटकारा पालेगी जो अपनी विदेश नीति के लिए आतंक का उपयोग करता है, परमाणु ब्लैकमेल करता है और अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन करता है। बलोच दशकों से पाकिस्तानिक राज्य से स्वतंत्रता की चाह रखते आए हैं। बलोच अक्सर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के निशाने पर रहे हैं। उनके प्रदर्शन दबाए जाते हैं और बलोचों का अपहरण होता रहा है। सबूत के रूप में #रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान ट्रेंड कर रहा है। बलोच लोग सिंधी लोगों के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, जिन्होंने भी भारत से पुनः जुड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। अगर पाकिस्तान और भारत एकजुट देश होते, तो मुंबई 2006 का हमला, पहलगाम 2025 या अन्य ऐसे हमले शायद नहीं होते। सारी सीमा पार हमलों के दोषी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI रही है। जब पाकिस्तान विघटित हो जाएगा, तो यह शत्रु खबरिया सेवा समाप्त हो जाएगी। पुनर्एकीकरण स्वयं को पाकिस्तान को रिटायर करने के लिए एक चेहरा बचाने वाला समाधान प्रस्तुत करेगा। ब्रिटिश इस समय अपने ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटोरी के भविष्य पर पुनर्विचार कर रहे हैं। भारत को मौका लेना चाहिए और इन द्वीपों को अपने कब्जे में लेने का प्रस्ताव रखना चाहिए। साथ ही अमेरिका को यह भरोसा देना चाहिए कि उस क्षेत्र पर उनके सैन्य अड्डों की मौजूदगी बनी रहेगी। पुनरेकीकरण का एक छुपा हुआ लाभ, जनसांख्यिकीय लाभ, डेमोग्राफिक डिविडेंड शायद और लंबे समय तक कायम रह सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के अनेक युवा इस यूनियन में शामिल होंगे। पाकिस्तान और भारत के नए युवा उन वर्षों की खिड़की को बढ़ा देंगे जिनमें राष्ट्र इस जनसांख्यिकीय लाभ का पर्याप्त उपयोग कर सकता है। सबसे ज्वलंत प्रश्न, कठिन रूप से, इस नवनिर्मित पुनर्जुड़े हुए देश के पास अपने नव नागरिकों को क्या प्रदान करने के लिए होगा। पूर्वी जर्मनी के नागरिकों ने पश्चिमी जर्मनी को एकजुट जर्मनी की रोमांटिक दृष्टि के लिए अपनाया। वे निश्चित रूप से अपने दमनकारी पूर्व सरकार, पुलिस राज्य से बचना चाहते थे, जो उनके जीवन पर नियंत्रण रखता था। लेकिन वे एक अधिक समृद्ध समाज में शामिल होना भी चाहते थे, एक ऐसा समाज जिसमें कमी न हो, जैसा कि समाजवादी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में होता था। अत्यधिक शक्ति का केंद्रीकरण ही विभाजन का मुख्य कारण था, और यही कारण है कि अलगाववादी आंदोलन जैसे खालिस्तानी या तमिल टाइगर उत्पन्न हुए। केवल वही देश सफल होगा जो अधिकतम शक्ति स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित करे, ताकि नागरिक पुनर्मिलन को अपनाएं। भारतीय उपमहाद्वीप का पुनर्मिलन जर्मनी के पुनर्मिलन या कोरिया के संभावित पुनर्मिलन के समान होगा। लेकिन अगर यह सफल होना है, तो सभी नागरिकों को यह महसूस होना चाहिए कि उनका नया देश उन्हें ऐसा जीवन प्रदान करता है जो वे अपने पुराने देश में कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। भारत इस स्थिति में कैसे पहुंचा? जब भारतीय उपमहाद्वीप ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की, तो उपनिवेशी शासकों ने सत्ता को कुछ पश्चिम शिक्षित नेताओं को सौंप दिया। वर्ष था 1947 और उस समय समाजवाद एक नया लोकप्रिय विचार था। नेहरू और उनके साथियों ने समाजवाद में विश्वास करते हुए सर्वशक्तिमान सरकार को गरीब जनता को उठाने का साधन माना। एक के बाद एक सरकारी योजनाएं आईं गरीबी मिटाने के लिए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुई। निजी क्षेत्र ने इन वर्षों में कनिष्ठ भागीदार की भूमिका निभाई, जो केवल तब संचालित हो सकता था जब वह अहंकारी नौकरशाही को प्रसन्न करता। बदले में उसने सरकार से संरक्षण की अपेक्षा की, ताकि प्रतिस्पर्धा से बच सके। ये प्रतिस्पर्धा की कमी भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी का मुख्य कारण है। शेखर गुप्ता ने सही ढंग से निदान किया कि भारतीय गरीब रहने के अधिकार नामक मानसिकता से पीड़ित हैं, जिसमें सरकार को जन्म से मृत्यु तक सबका ख्याल रखना चाहिए।
इस सर्वशक्तिमान सरकार ने नागरिकों को एक विशाल अधिकार बोझ से भर दिया है। भारतीयों की जो भी विपरीत आदतें हों, वे मानते हैं कि सरकार को उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इस मानसिकता ने कभी विकास नहीं लाया, लेकिन इसने उन अवसरवादी नेताओं के लिए वोट सुनिश्चित किए जो सबको सब कुछ वादा करते हैं। सरकार की संस्थाओं की गुणवत्ता, कर्मचारियों की क्षमता और नैतिकता मतदाताओं के लिए अप्रासंगिक हो गई। जब लोग मतदान करने जाते हैं, तो सीमा सुरक्षा या स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी मूलभूत जिम्मेदारियां पीछे छूट जाती हैं। एकमात्र विराम 90 के दशक की शुरुआत में आया, जब आसन्न दिवालियापन ने नेताओं को लाइसेंस राज समाप्त करने के लिए मजबूर किया। अर्थव्यवस्था ने कुछ सुधार दिखाया, लेकिन सुधार कभी गहरे नहीं गए। संकट खत्म होते ही सरकार को बढ़ाना फिर से अधिक लाभदायक हो गया। बुरी नीतियां अन्य देशों में भी लागू की जाती हैं, लेकिन भारत के लिए, जो अभी भी विकासशील देश है, इन नीतियों के परिणाम और भी अधिक विनाशकारी हैं। इन बुरी नीतियों का परिणाम यह है कि भारतीय अपने समकालीन देशों के नागरिकों की तुलना में बहुत खराब जीवन गुणवत्ता का आनंद लेते हैं।